साइंस विजन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इससे पहले की वीडियो पार्ट नंबर 1 है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ की वीडियो में हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है सॉल्यूशन हमने किया था। अब हम आज की इस वीडियो में, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 है, इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर नीट एग्जाम के लिए बन सकते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, जिसमें ये ट्रांजिस्टर का एक सर्किट हमें गिवन है। द अबव फिगर शोज द सर्किट सिंबल ऑफ ए ट्रांजिस्टर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमें स्टेटमेंट जो करेक्ट हो उन्हें हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ट्रांजिस्टर हैज़ टू सेगमेंट ऑफ पी टाइप। इसमें दो जो सेगमेंट है वो पी टाइप के कनेक्टेड हैं, एंड सेपरेटेड बाय ए सेगमेंट ऑफ एन टाइप, जो कि एक एन टाइप के सेगमेंट से सेपरेट है। तो ये चीज़ हमें इस ट्रांजिस्टर में पता लगानी है। तो उससे पहले ट्रांजिस्टर के हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात, तो ट्रांजिस्टर में जो ये करंट हमें गिवन होता है वो हमेशा इमीटर और बेस के बीच में ही गिवन होता है, और इस करंट की डायरेक्शन से ही हम ये बता सकते हैं कि करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि जो डायोड होता है वो उसमें करंट पी से एन की तरफ शो होता है। इसका मतलब ये वाला एंड इसका पी बनेगा और ये एंड इसका एन बनेगा, क्योंकि करंट जो है पी से एन की तरफ फ्लो होता है। इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो हमें बता देगी इस ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट पी बनेगा और कौन सा पार्ट जो है एन बनेगा। अब अगर ट्रांजिस्टर का इमीटर बन गया है एन और बेस बन गया है पी, तो अगला जो सी होगा, कलेक्टर होगा, वो भी एन ही होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर या तो एन पी एन होता है या फिर पी एन पी होता है। तो हम सीक्वेंस में देखें तो एन पी और अगला जो टर्मिनल है वो एन बन जाएगा। इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टर है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो इसमें जो दो दो सेगमेंट है वो एन के हैं और एक सेगमेंट पी का है, जबकि हमें स्टेटमेंट में कहा है कि उल्टा कहा है कि दो पी के हैं और एक एन का है। इस तरह से जो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं। द एमिटर इज ऑफ मॉडरेट साइज एंड हेवीली डॉप्ड। तो यहाँ हम एक बात जान लें कि ट्रांजिस्टर के अंदर ऑर्डर ऑफ डोपिंग, यानी डोपिंग का ऑर्डर की जब हम बात करें, तो डोपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इमीटर के अंदर की जाती है, उससे कम डोपिंग कलेक्टर में की जाती है, और सबसे कम डोपिंग जो है वो बेस के अंदर की जाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि डोपिंग सबसे ज़्यादा इमीटर में की जाती है, क्योंकि इमीटर का काम इलेक्ट्रॉन को एमिट करना होता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है बेस या कलेक्टर में आगे की ओर जाएंगे, जिसमें से ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेस के द्वारा जो है कम से कम इलेक्ट्रॉनों को रोका जाए। तो बेस के अंदर जो डोपिंग है वो सबसे कम की जाती है, तो बेस हमारे सबसे लास्ट में आएगा, और जो मॉडरेट डोपिंग है वो जो है इसमें कलेक्टर के अंदर की जाती है। तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ डोपिंग होता है। इसी तरह से अगर हम साइज़ की बात करें कि भाई ऑर्डर ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें कि ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट साइज़ में बड़ा और छोटा होता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सी, ई एंड बी। तो सबसे ज़्यादा साइज़ जो होती है वो कलेक्टर की होती है, क्योंकि कलेक्टर का काम जो है आने वाले इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करने का होता है। सबसे ज़्यादा ये इमीटर की साइज़ होती है, सबसे कम बेस की साइज़ होती है, और कलेक्टर की सबसे ज़्यादा साइज़ होती है, क्योंकि कलेक्टर का काम इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का होता है। जैसे क्रिकेट में हमें बॉल पकड़नी हो तो हाथ का साइज़ बॉल के साइज़ से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट करना है वहाँ पर। तो यहाँ कलेक्टर जो है उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, जबकि जो इमीटर है उसका साइज़ मॉडरेट होता है, और सबसे कम साइज़ बेस का होता है। बेस के लिए हम दोनों बातें ध्यान में रखें कि ऑर्डर ऑफ डोपिंग हो, चाहे डोपिंग की भी हो, या फिर डोपिंग की बात करें, या फिर हम साइज़ की बात करें, बेस जो है सबसे लास्ट के अंदर ही आता है। तो हमें सीधा ध्यान रह जाएगा कि बेस जो है, चाहे डोपिंग की बात करें चाहे साइज़ की बात करें, बेस में सबसे कम चीज़ें होती है, चाहे साइज़ भी इसका सबसे कम होता है तो डोपिंग भी इसमें सबसे कम होती है। अब जब डोपिंग की बात आएगी तो डोपिंग हम इमीटर में इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो इमिट करना है वो इमीटर को ही करना है। तो डोपिंग सबसे ज़्यादा इसमें करेंगे ताकि इसमें जो जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज है वो ज़्यादा हो सके। और साइज़ की बात करें तो कलेक्टर की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे हमें कलेक्ट करना है। तो सिंपली हम इससे याद रख सकते हैं। तो हम ऑप्शन स्टेटमेंट बी को देखें, द एमीटर इज़ मॉडरेट साइज़। तो एमीटर जो है मॉडरेट साइज़ का होता है। तो एमीटर की बात करें साइज़ में तो ये मॉडरेट होता है, बिल्कुल मिड में आता है, सही बात है। एंड हेविली डोप्ड, और ये जो है हेविली डोप्ड होता है। और डोपिंग की बात करें तो एमीटर जो है हमारा हेविली डोप्ड होता है। तो बिल्कुल जो है स्टेटमेंट बी यहाँ पर करेक्ट है।
आगे हम बात करें 10 स्टेटमेंट सी की, द सेंट्रल सेगमेंट इज थिन एंड लाइटली डोप। ट्रांजिस्टर का जो सेंटर में सेगमेंट होता है, सेंटर में, अभी यहाँ बात करें सेंटर में पी हो चाहे एन हो, सेंटर में हमेशा बेस ही होता है। तो बेस की हम बात कर रहे हैं तो बेस जो होता है वो थिन होता है, यानी साइज में सबसे कम होता है, और लाइटली डोप होता है, सबसे कम डोपिंग उसमें होती है। तो बिल्कुल सही बात है, बेस के लिए हमने देखा है दोनों चीज़ें जो है कम होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सी हमारे करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन को देखें, द एमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड बाइज्ड इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो एम्पलीफायर सर्किट के लिए हम ध्यान रखिए जो इमीटर और बेस होता है इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। एक्टिव कंडीशन ये ट्रांजिस्टर की होती है, और कलेक्टर वाला जो पोर्शन होता है उसे हमेशा रिवर्स बायस में रखा जाता है। जबकि हमें ऑप्शन में कहा गया है कि इमीटर बेस को रिवर्स बायस में रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी और सी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें बी और सी के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के जो है हमने सारे फैक्ट यहाँ पर सॉल्व किए, ताकि हम इसी क्वेश्चन में से अगर इन्हीं फैक्ट पर बेस्ड और भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाए तो उसका हम इजीली और कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सही सॉल्यूशन कर पाएँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट है फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक बात है, फोटोवोल्टिक डिवाइस जैसे कि होता है सोलर सेल। अगर इसकी हम बात करें तो सोलर सेल का काम होता है कि जो लाइट के जो फोटोन इस पर आते हैं उन्हें ये एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अलग अलग कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ये जनरेट करता है, तो ये रेडिएशन को, ऑप्टिकल रेडिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट है जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। बिल्कुल ठीक करेक्ट एकदम स्टेटमेंट है, क्योंकि जेनर डायोड जो है उसे बनाया ही ब्रेकडाउन रीजन के लिए है, कि ब्रेकडाउन कंडीशन को लाने के लिए बनाया गया है, और इसके लिए हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में ही काम करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड। एक हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है। हमें पता है फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर एसी जो है, जो हमारे पास एसी सोर्स है वो हमारे पास कनेक्ट है, उसको हम आगे ट्रांसफार्मर में अप्लाई करते हैं ताकि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके। उसके आगे हम यहाँ पर दो जो है डायोड कनेक्ट करते हैं, एक डायोड D1 है, एक डायोड हमारे पास D2 है। दोनों को हम इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे, और ये सेंटर से जो है सेंटर ट्रैप्ड ये ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ से हम एक लोड रेजिस्टेंस RL जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसके दोनों एंड पर जो है हम आउटपुट वोल्टेज को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह का कुछ जो सर्किट डायग्राम है वो फुल वेव रेक्टिफायर में होता है। अब इसमें हमें कहा गया कि इसमें एक सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर लगा है, 2 पीएन जंक्शन डायोड हमने लगा दिए D1 एंड D2, एक सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है वो यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है, कैपेसिटर है एंड लोड रेजिस्टेंस है। तो लोड रेजिस्टेंस भी हमने लगा दिया और कैपेसिटर भी हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। हमें पता है ये फिल्टर की तरह काम में आता है और पैरेलली इसको कनेक्ट किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल। तो एसी रिपल को कौन सा कंपोनेंट है जो रिमूव करेगा। पहले बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, तो क्या पीएन जंक्शन इसको रिमूव करेगा, तो बिल्कुल नहीं। पीएन जंक्शन का काम जो है वो केवल एक समय पर एक डायोड जब ऑन होता है तो उसके कारण जो है एक आउटपुट पर हमको वोल्टेज मिलती है, और दूसरा डायोड जब ऑन होता है तो उसके कारण वोल्टेज मिलती है। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का जो है हमें इन दोनों डायोड की वजह से रिसीव होता है। हम ऑप्शन सी देख लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर कनेक्ट इसलिए करा है ताकि आउटपुट पर जो है इसके वोल्टेज कलेक्ट की जा सके, केवल इसका इतना सा काम यहाँ पर है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर हमने यहाँ जो कनेक्ट किया है वो हम चाहे तो इसमें कॉमन ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, जब हमें डायोड की चार डायोड की ज़रूरत होती है। अभी हमने ये केवल इसलिए यूज़ करा है कि ताकि 2 डायोड से जो है सिंपली हम इसको
डिज़ाइन कर सके। इसका काम बिल्कुल भी रिपल फैक्टर को रिमूव करना नहीं है, क्योंकि इसके आगे रिपल फैक्टर जा ही रहा है। अब हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का क्या काम होता है कि जो करंट यहाँ से जो डीसी इस तरह की जो फॉर्म हुई है, ये बिल्कुल कांस्टेंट डीसी नहीं है। तो इसमें जो एसी वाला कंपोनेंट है, जिसे हम रिपल फैक्टर बोलते हैं, जब वो आगे जाएगा तो हमें पता है कैपेसिटर जो है अपने अंदर से डीसी को अलाउ नहीं करता है। इस वजह से इसमें से जो डीसी वाला कंपोनेंट होगा वो आगे चला जाएगा, जबकि जो एसी वाला कंपोनेंट है, इसमें जो एसी मिक्स है जिसको हम रिपल फैक्टर बोलते हैं, वो जो है कैपेसिटर के थ्रू होकर के वापस सर्किट में चली जाएगी। तो इस रिपल को या इस एसी वाले फैक्टर को जो है फ़िल्टर करने का काम यहाँ पर कैपेसिटर करता है, और आगे आउटपुट पर हमको प्योर डीसी जो है वो प्राप्त होती है, वो इस कैपेसिटर की वजह से जो है रिसीव होती है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो एसी का जो फैक्टर है या जो एसी रिपल है उसको रिमूव करने का काम यहाँ पर करता है। तो इस तरह से ऑप्शन जो बी है वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है द फॉलोइंग लॉजिक गेट द ट्रूथ टेबल इज। इसकी ट्रूथ टेबल हमें बतानी है। तो ए के आगे, ए इनपुट के आगे जब ये नोट लगा है तो ये बन जाएगा हमारा ए बार। बी के आगे ये नोट लगा है तो ये हो जाएगा बी का इन्वर्ट, और एंड गेट पर जब ये अप्लाई होंगे तो ये दोनों हो जाएंगे डॉट, यानी कि ए इन्वर्ट डॉट बी इन्वर्ट। और उस पर भी जब नोट लगा है तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए इन्वर्ट बी इन्वर्ट और इसका होल इन्वर्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम डी मॉर्गन थ्योरम से, तो ए बार हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जिस पर बार लगा होता है उस पर से बार हम हटा देते हैं। बी पर भी बार लगा है तो इस पर से भी हम बार हटा देंगे। दोनों के बीच में डॉट है तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर डी मॉर्गन थ्योरम देखनी है तो इससे पिछले वाला जो पार्ट नंबर 1 लेक्चर है उसके अंदर हम देखें, वहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ए प्लस बी जो इसका आंसर हो जाएगा, और ए प्लस बी जो है और गेट की प्रॉपर्टी होती है, और और गेट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इनपुट में एक भी सिग्नल 1 है तो आंसर 1 आएगा। अगर हम यहाँ देखें एक भी सिग्नल 1 है, जैसे यहाँ 0 1 है तो 1 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 0 1 है तो 1 आना चाहिए, 0 1 0 है तो 1 आना चाहिए, 1 1 है तो भी 1 आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा और गेट की प्रॉपर्टी से। अगर हम यहाँ देखें तो 0 1 1 आना चाहिए, 1 0 1 आना चाहिए, 1 1 1 आना चाहिए और 0 0 0 आना चाहिए। बिल्कुल ये और गेट की ही प्रॉपर्टी है। आगे हम बात करें यहाँ तो 0 1 1 आना चाहिए, ये नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है हम उसे देखते हैं। हमारा सर्किट डायग्राम ये है, जहाँ पर हमें एक हाई वोल्टेज 6 वोल्ट है दिया गया है। यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है, उसके आगे हमने एलईडी को कनेक्ट किया है और उसमें लिखा है कि ये ग्लो करेगी, तो हम 1 उसको मानेंगे कि 1 का मतलब ग्लो कर रही है। और यहाँ से जो है दो हमारे पास करंट फ्लो होने के रास्ते हैं। 1 0 1 0 इस पर डिनोट किया गया है। 0 का मतलब है जब ये सर्किट ओपन हो, और 1 का मतलब है जब सर्किट क्लोज हो, और फिर हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया है। तो हम देखते हैं, हमसे पूछा गया कि कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल बना करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको हम इनपुट ए कह देते हैं, इसको हम इनपुट बी कह देते हैं, और एलईडी का ग्लो करना या नहीं करना हमें रिजल्ट को बताएगा, वाई को बताएगा। तो हम यहाँ ए बी और वाई के लिए हम एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लेंगे, जिसके जो इनपुट होंगे उनको हम कंसिडर कर लेते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब इनपुट हम 0 0 अप्लाई करें, मतलब ए भी 0 है यानी ओपन है और बी भी ओपन है, तो हम देख रहे हैं करंट जब यहाँ से फ्लो होगा तो करंट ना तो यहाँ से जा सकता है और ना ही करंट यहाँ से जा सकता है। इसका मतलब जब करंट नीचे ग्राउंड में नहीं जाएगा तो ये एलईडी भी ग्लो नहीं करेगी, तो आंसर जो हमारा आउटपुट होगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन जब ए या बी में से दोनों में से कोई भी एक 1 होता है, जैसे इस केस में सेकंड हम बात करें बी 1 है, इसका मतलब बी को हमने कनेक्ट कर दिया है जबकि ए ओपन है, तो करंट जो है एलईडी के थ्रू इस बी वाले रास्ते से होकर ग्राउंड में चला जाएगा, तो एलईडी जो है यहाँ पर ग्लो कर जाएगी और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब बी के बजाय अगर ए को भी अगर हम ऑन करते हैं, इस वाले को भी हम 1 करते हैं, ऑन करते हैं, तो उस केस में करंट जो है इस रास्ते से होकर फ्लो हो जाएगा, तब भी एलईडी ग्लो करेगी और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। और दोनों को अगर हम ऑन कर देंगे, इसको ए को भी ऑन कर दें, बी को भी ऑन कर दें, तो हमारे पास तब भी एलईडी से होकर इस रास्ते से या इस रास्ते से दोनों से करंट जो है फ्लो कर आएगा, तब भी एलईडी हमारी ग्लो करेगी, यानी आंसर हमारा 1 आएगा। तो इस तरह से हम देखें एक भी 1 होते ही जो आंसर है हमेशा 1 आ रहा है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो और गेट की होती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वो है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कांस्टेंट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें बताना है।
तो ये हमें गिवन है इंक्रीजेज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो हम इसकी प्रॉपर्टी को ही समझ लेते हैं ताकि हम जो है इस तरह का कुछ भी ऑप्शन हमें दिया जाए हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। एक हमारे पास ये जो मटेरियल है वो है हमारे पास कंडक्टर, और दूसरा मटेरियल है हमारे पास सेमीकंडक्टर। हमें पता है कि कंडक्टर का मतलब होता है, इस कोई भी कंडक्टर जब मटेरियल होता है तो उसके पास ऑलरेडी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे कंडक्टर के अंदर। तभी तो हम इस पर जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये सीधा करंट को फ्लो करता है, क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब क्या होगा जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कंडक्टर का जब टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो इसमें जितने भी जो, क्योंकि कंडक्टर किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो इसमें जो एटम्स हैं वो जो एटम्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो अपनी जगह पर वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको टेम्परेचर मिलेगा तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब एटम है उनमें जब वाइब्रेशन होने लगेगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर फ्लो होते पहले उन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आएंगे और उसमें बाधा पहुँचाएंगे, उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ईजिली फ्लो नहीं होने देंगे। तो इस तरह से जो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में पहले फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, पर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम इसका और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ और भी चार्ज कैरियर्स जो है अवेलेबल होंगे। तो जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे वो करंट फ्लो करने में योगदान करेंगे और करंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो करंट अगर इंक्रीज़ होगा इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। इसलिए सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है, जबकि कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है। तो दोनों की रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। दोनों की डिक्रीज़ होगी, बिल्कुल गलत। इंक्रीज़ होगी फॉर कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगी कंडक्टर की, बट डिक्रीज़ होगी सेमीकंडक्टर की, बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर सी। जबकि यहाँ डी में इसका उल्टा दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, वो है इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ़ द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हमारे पास है और उसके अंदर इनपुट पे जो फ्रिक्वेंसी है, इनपुट करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें अगर 60 हर्ट्ज दी गई है, तो आउटपुट पर जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी। तो हमें पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इनपुट और आउटपुट की फ्रिक्वेंसी जो है सेम रहती है, क्योंकि इनपुट जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का होता है, एक साइकिल कंप्लीट इसने करा है इतने समय में, इतने ही टाइम में यहाँ अगर हम देखें तो एक साइकिल कंप्लीट होता है और अगला कोई साइकिल नहीं आता है। तो इतने टाइम के अंदर नंबर ऑफ साइकिल 1 ही रहता है, तो इसका फ्रिक्वेंसी जो है वो बिल्कुल, यहाँ पर भी इतने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ भी इतने टाइम में ये इसका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन तो जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें फुल वेव रेक्टिफायर का गिवन होता तो उसके केस में अगर हम देखें तो इनपुट अगर इस तरह का होगा तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का होता है। तो हम देखें कि जितने टाइम में यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर उतने टाइम में एक ये कंप्लीट साइकिल और सेम वही साइकिल वापस से कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ 2 साइकिल कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में जैसे 60 हर्ट्ज अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी थी तो फुल वेव रेक्टिफायर अगर होता तो 120 हर्ट्ज जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इसकी हो जाती है। तो ये तब ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये आंसर होता, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए स्टेटमेंट है वो है ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। बिल्कुल सही बात है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स में ही कनेक्टेड किया जाता है। व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, बिल्कुल सही है, जेनर डायोड का यूज़ है कि जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज जो है कांस्टेंट करने के लिए जेनर डायोड को यूज़ में लिया जाता है। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने में जेनर डायोड रिवर्स बायस में यूज़ लिया जाता है, बिल्कुल सही फैक्ट बेस्ड ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3। तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.1 से 0.3 के बीच में होता है पीएन जंक्शन का। तो हम देखें जर्मेनियम के केस में देखें तो पोटेंशियल बैरियर जो है 0.3 वोल्ट होता है, जबकि किसी दूसरे सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है तो उसके लिए ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। तो यहीं हम देख सकते हैं कि केवल ये 0.3 से 0.1 के बीच में ही नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट बी ए तो हमारा करेक्ट है, लेकिन जो बी है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
तो इस तरह से हमारा जो डी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां हम देखेंगे उस टॉपिक पर बेस्ड नीट में आए हुए क्वेश्चंस और उस पैटर्न पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस। और अगर आपको और भी ज़्यादा किसी टॉपिक में क्वेश्चंस की डिमांड हो, उसमें और भी ज़्यादा हमको क्वेश्चन देखने हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि मैं उस पर और वीडियोज़ बना करके और भी क्वेश्चन को ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।